नमस्कार साथियों और व्यूअर्स, स्टूडेंट डेस्क के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मैं रवि कुमार एक नए विषय के साथ भूजल को बचाना होगा। अभी हालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जल दिवस का जो मुख्य विषय रखा भूजल रखा, भूगर्भीय जल। तो ये भूगर्भीय जल विषय जो अभी हालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा, क्यों रखा? सबसे पहला प्रश्न तो यही कि इसको रखा क्यों गया है, इसके क्या आयाम है, भूगर्भीय जल क्यों जरूरी है। देखिए, जब बरसाती मेंढक, जब बरसाती बादल जब निराश हो जाते हैं, जब रूठ जाते हैं विभिन्न विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, एल नीनो, ला नीनो, तमाम प्रकार की, उसमें जो मानव की मदद करता है वो भूगर्भीय जल करता है। भूगर्भीय जल का जिस प्रकार से मनुष्य ने 50 वर्षों में दोहन प्रारंभ किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला 10 से 15 साल, मतलब कि भूगर्भीय जल जो है उसका स्तर इतना निम्न हो जाएगा, इतना निम्न हो जाएगा कि उसमें अशुद्धियों के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं, पानी रह ही नहीं जाएगा। ये जो हम भूगर्भीय जल की समस्या देख रहे हैं हर राज्यों में, हर क्षेत्र में, यहाँ पे समझने की ये बात है कि ये प्रारंभ कैसे हो रहा है। देखिए, 1970 के दशक में क्या हुआ कि पानी जन जन तक पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने नलकूपों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ किया। और जब सरकार ने खूब नलकूप लगाए, खूब मतलब हर घर के आसपास एक नलकूप, कुछ लोगों में एक नलकूप। उत्तर भारत में तो इसकी दशा बहुत ही तेजी से, इसकी रफ्तार बढ़ी। उसका कारण क्या हुआ? उसका प्रभाव ये हुआ कि अभी कोरोना महामारी ने तो 2 वर्ष मीडिया में कोरोना महामारी से संबंधित विषय ही छाए रहे, लेकिन जस्ट कोरोना महामारी के प्रारंभ होने से पहले शिमला जैसे स्थानों पर क्या हुआ कि वहां पे पर्यटकों का आना ही बंद कर दिया गया। क्यों? पानी नहीं था। ये मीडिया कवरेज इस सूचना को नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का आगमन हो चुका था। वहीं उसी से प्रारंभ चेन्नई में वर्क फ्रॉम होम की जो संकल्पना आज हम देख रहे हैं, कोरोना कालों में हमने देखी कि हर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की संकल्पना लाई। चेन्नई में वर्क फ्रॉम होम कोरोना से पहले प्रारंभ हो चुका था और उसका कारण कोई महामारी या किसी प्रकार की आपदा नहीं थी। उसका कारण था जल का ना होना, पेयजल का ना होना। ऑफिसों के पास, कार्यालयों के पास पीने का पानी देने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर से काम करने की वकालत की। तो ये जो समस्याएं जो हमें अभी दिख रही हैं, इन समस्याओं का जन्म बहुत पहले ही हो चुका है और अगर हम ना समझे तो ये बहुत विकराल रूप ले चुकी है। 1970 के दशक से जब भूजल के दोहन का प्रारंभ होना शुरू हुआ और वहीं 1970 से 1975 के बीच में ये 60% हो गया जल का दोहन, और वहीं हम 1995 में जब आ जाते हैं तो ये 400% बढ़ गया। भूगर्भ का जो जल का जो दोहन है वो 400% हो गया आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार। 1989 में जो पानी की उपलब्धता 9000 घन मीटर थी, मतलब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, आप समझिए, वो 2025 तक आते आते 5000 घन मीटर रहने की संभावना है। मतलब आप देख रहे हैं मनुष्य ने कितना ज्यादा भूगर्भ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। और भारत जो है भूगर्भीय जल के उपयोग में प्रथम स्थान रखता है और भारत के बाद चीन और अमेरिका है।
मतलब हम उपयोग किए जा रहे हैं और उसकी भरपाई नहीं कर रहे हैं। इसी का कारण है कि भारत जो औसतन प्रतिवर्ष पानी जो उपयोग कर रहा है वो 230 घन किलोलीटर पानी का उपयोग कर रहा है भारत। आप देख सकते हैं ये सभी देशों से अधिक है। हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं दिल्ली का, जहाँ पे औसतन पानी 50 करोड़ लीटर उपयोग किया जाता है, जिसमें से 20 करोड़ लीटर जो है वो भूगर्भीय जल से आता है। और यही भूगर्भीय जल का प्रयोग जो दिल्ली कर रहा है उसमें अनुमान ये है कि 3 मीटर की दर से भूगर्भीय जल में गिरावट आ रही है प्रति वर्ष 3 मीटर गिर रहा है। देश में 40 अरब क्यूबिक लीटर पानी जो है वर्षा जल का वो बर्बाद हो जाता है, उसका हम लोग उपयोग तक नहीं कर पाते हैं। जिसमें हम भूगर्भीय जल का इतना उपयोग कर रहे हैं उसका हम 15% ही केवल उपयोग कर पाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि खसम चाहे मर जाए पर गगरी न टूटे। ये बुंदेलखंड में बोली जाती है कहावत। तो यहाँ से पता है कि पानी का महत्व कितना अधिक है। इसका एक सकारात्मक उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ बांदा जिले में एक डीएम साहब हुए हीरालाल, उन्होंने कुएं के माध्यम से इतने कुएं का उन्होंने पुनर्चक्रण किया, कुओं को साफ किया कि बांदा का जो एक क्षेत्र है विशेष है वहां पे जो भूगर्भीय जल की समस्या थी उसके स्तर को उन्होंने कुओं को ही माध्यम से, मतलब जो पुराने कुएं थे उन्हीं को रिसाइकलिंग और जो उसके उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके और कुछ नए कुएं खोद के कई कुओं को उन्होंने जिया दिया। आप एमपी का उदाहरण ले लीजिए। एमपी का जो आदिवासी झबुआ और अलीमराजपुर का जो इलाका है, जो वहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं, उसमें हमारे पद्मश्री पुरस्कार महेश शर्मा जी की मदद से शिव गंगा सामाजिक संस्थान ने भी उसमें बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक परंपरा प्रारंभ किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा। तो वहां के गांव वालों ने 80 तालाब निस्वार्थ भाव से खोदे और बोरी बांध, मतलब 4500 बोरी बांध बनाए। इसका असर वहां पे ये हुआ कि 5480 मिलियन लीटर वर्षा जल के पानी की बचत हुई। ये कितना सकारात्मक उदाहरण है। ऐसा नहीं कि हमारे पास रास्ते नहीं है, रास्ते हैं और लोगों ने इसका उपयोग भी किया है। अब डीएम हीरालाल डीएम साहब का उदाहरण ले लीजिए। ये सब ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से ये सारा काम हो गया है। तो आगे की राह क्या होगी? आगे हम कैसे भूगर्भीय जल को हम कैसे संरक्षित कर पाएंगे? दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में वर्षा जल का जो हम दोहन कर रहे हैं उस दोहन को समाप्त करने का, अब जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में क्या है, कई संस्थाएं बोल चुकी हैं, कई रिपोर्ट ऐसी आ चुकी हैं कि घरों के ऊपर ऐसी टंकियां बने जो वर्षा जल के पानी को संग्रहित कर सके। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, चाहे हर स्थान पर पानी की समस्या के आधार अलग अलग है। अगर जहां पे जैसे उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या अधिक है तो उससे क्या हो रहा है, एक समय बाद क्या होगा कि जब हम बहुत गहराई से पानी निकालना प्रारंभ कर देंगे तो पानी में निकेल, कैडमियम, ये सब, मैग्नीशियम, इन सब की मात्राएं बढ़ जाएंगी। तो वो पानी पानी ही रह जाएगा। तब हमें विभिन्न प्रकार के और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और प्यूरिफायर लगाने की जरूरत पड़ेगी, और कैंट, आरओ इत्यादि प्रकार के और प्यूरिफायर हम खोजेंगे। सरकार इस पे भी विचार बना रही है। आने वाले समय में सरकार इस पे जो पानी का दोहन, पानी प्यूरिफिकेशन के माध्यम से जो पानी का दोहन हो रहा है उस पे भी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि उसको सरकार विभिन्न प्रतिबंधों के साथ उसको लागू करे। हर जगह पे उसका उपयोग नहीं हो सकता। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, चेन्नई जैसे क्षेत्रों में, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में उसका उपयोग नहीं हो सकता, उसमें प्रतिबंध है। तो आगे की राह मानव को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हम इस समय वैश्विक परिदृश्य में जो बदलते युद्धों और
व्यक्तिगत लाभों का जो विश्व पटल पे हम विभिन्न आयाम देख रहे हैं, अनुमान ये लगाया गया था कोरोना महामारी से पहले कि आने वाला युद्ध जो होगा वो पानी को लेकर होगा। पृथ्वी पर 97% जल तो है ही है, लेकिन पीने उपयोग 2.3%। तो मनुष्य को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि वो जितना दोहन कर रहा है उसकी भरपाई करे। हमें उन प्राचीन परंपराओं को शिव गंगा संस्थान के माध्यम से और विभिन्न संस्थानों के माध्यम से हमें उन पुरानी परंपराओं, प्राचीन सभ्यताओं को पुनः लागू करना होगा। जहां पे प्राचीन माध्यम से हो सके वहां प्राचीन, वहां जहां पे आधुनिक माध्यम से हो सके वहां आधुनिक माध्यम से हमें जल, भूगर्भीय जल को रोकने से, दोहन से बचाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित जो परीक्षाएं 5 और 12 जून को जो परीक्षाएं हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए कि 50 दिन में हमारी टीम उन विशेष बिंदुओं और उन विशेष टॉपिकों को निकालेगी। अगर करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन भी आते हैं या करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में हमारा प्रयास होगा, 100% की तो प्रतिबद्धता हम नहीं सुनिश्चित कर सकते, लेकिन हम और हमारी पूरी टीम आधी घड़ी के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रही है आज से, जिसमें आपको 30 सेकंड या 45 सेकंड के बीच में या 1 मिनट भी हो सकता है, जो बड़ा टॉपिक होगा उसमें 1 मिनट लग जाएगा। आधी घड़ी के नाम से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम करंट अफेयर, मुख्यतः करंट अफेयर पे ही हमारा प्रकाश होगा कि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में आ सके। तो आप सबसे बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।